तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी आपका अपना एकदम पसंदीदा शोएब सर के यूट्यूब चैनल जिनका नाम है झार एडुकेयर। ठीक है, तो इसमें आज आपको मैं पहला वीडियो दिया था, आप बहुत पसंद किए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद यानी कि थैंक्स करना चाहता हूं। और इसी के बीच में मैं सेकेंड वीडियो लेके आया हूं, लेकिन सेकेंड वीडियो से पहले 1 मिनट थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर में 30 पॉइंट है, या 15 से 20 पॉइंट है, तो मैं आपको कम से कम एक चैप्टर में 4 से 5 वीडियो, ठीक है, 4 से 5 वीडियो लगाऊंगा, ताकि 4 से 5 वीडियो में आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उस दिन हम लोग पढ़े थे कहा, अब अगर और अच्छा लगता है तो हमें और अच्छा कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी अपने घर गांव में जितने भी दूर बैठे हैं वो अपना नोट्स तैयार कर सकें। तो हमने जब उस दिन पहला पढ़ा था, अब हम लोग चलिए अपने आते हैं अपने विषय में। तो हमारा जो विषय है, हमारा जो हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। आवाज़ें आएगी थोड़ा, क्या करेंगे, गांव देहात है, रोड है तो आएगा। अब नया माइक खरीदना पड़ेगा। ये हमारा जो है आपका कि हम लोग पढ़े थे फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो के बारे ड्राइंग में यानी कि चित्र में पढ़े थे। तो इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक आया था अंसर्ड रेनन का राष्ट्र क्या है। ठीक है, तो अंसर्ड रेनन अभी हम आपको बुक बाय पेज लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, तो आपको भी बोर लगेगा, आप भी बोलिएगा बहुत देर है। ठीक है, तो हम लोग चलिए हम इसको शॉर्ट में आपके बीच में लाए। ठीक है, शॉर्ट में लाए, उसी को हम आपके बीच में रखते हैं। चलिए बिना किसी टाइम को डिले करते हुए हम लोग फटाफट बढ़ते हैं एकदम रिदम लगा के। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए ये क्या था, अंसर्ड रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है। सबसे पहले हम लोग अंसर्ड रेनन के बारे जानेंगे। तो अंसर्ड रेनन का नाम था जोसेफ अंसर्ड रेनन। वो क्या था, फ्रांसीसी दार्शनिक यानी फिलोसफर, जो बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं। उनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1823 को। जी हाँ, मृत्यु हुई 2 अक्टूबर 1892 को। स्थान, जन्म स्थान ब्रिटानिया था, मरण स्थान पेरिस था। मृत्यु कहाँ हुई, पेरिस में। चलिए उन्होंने एक व्याख्यान दिया था, यानी कि कहाँ पे, लेक्चर दिया था। लेक्चर कहाँ पे, सोबोन यूनिवर्सिटी यानी सोबोन विश्वविद्यालय में। कौन सा दिन, 1892, यानी कि मरने वाले ही वर्ष में दिया था, कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र के बारे में क्या होता है, लोगों की अलग अलग समझ होती है, लेकिन अंसर्ड रेनन का क्या समझ था। तो अंसर्ड रेनन में एक निबंध बोला था, वही लेक्चर के अंदर ही ऐसे बोल सकते हैं, निबंध किसी टॉपिक के बारे बोलना। तो बहुत सारे लोगों का विचार था राष्ट्र के बारे में, कि राष्ट्र ये होता है, राष्ट्र कैसा होता है। तो बोला कि बहुत सारे लोग समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र को मिला के राष्ट्र बनाते थे, लेकिन अंसर्ड रेनन इन बातों को खारिज किया। बोला नहीं बाबू, ये सबसे राष्ट्र नहीं बनता है। तो बोला कि अच्छा किन चीजों से राष्ट्र बनता है। तो चलिए किन चीजों से बनता है, हम उन चीजों को जानते हैं। तो कुछ कुछ वर्ड है जिसको बारे हम आपके बीच में रखते हैं। चलिए, ठान, संकल्प आएगा, संकल्प का मतलब है ठानना, मान लेना, रेजोल्यूशन। शौर्यवीरता, ब्रेवरी, बहुत बहादुर से। गौरव, इज्जत, प्रतिष्ठा, नहीं बोलते हैं हमारी इज्जत के मिट्टी में मिला दिली, वही वाला इज्जत को हम मिट्टी में मिला सकते हैं, वो वाला नहीं, जो नहीं बोलता है कि हम इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, तुम इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो यही को बोलते हैं गौरव। उसका मतलब प्राउड एंड प्राइड, आई प्राउड यू। बहुत सारे कमेंट में हमारे सर हम आपको बहुत प्राउड करते हैं। लोप का मतलब कोलैप्स, दूर हो जाना, खत्म कर देना, खत्म। डिसअपेरियंस यानी गुम होना, टूट जाना। तो वहां पे लोप का मतलब डिसअपेरियंस भी है। थोड़ा जल्दी में है, लेकिन वैसा जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे था। तो अगर 1 नंबर में आता था कि अंसर्ड रेनन का पैदाइश कब हुआ, कहाँ हुआ, कब मृत्यु हुआ, उसने क्या बोला, हम एकदम हमको उम्मीद है कि शोएब सर के जितना भी बच्चा पार्टी है एक को आंसर नहीं छोड़ेगा, इतना उम्मीद है। तो एक और यहाँ पॉइंट है, जनमत संग्रह, रिफरेंडम या प्लेबेसाइट। रिफरेंडम बाद में पढ़ेंगे। चलिए हम आपके बीच में एकदम धांसू नोट्स लाए हैं, एकदम दबा के, एकदम मजा वाला। तो राष्ट्र क्या है, देखिए राष्ट्र क्या है। राष्ट्र के हिसाब से हम लोग क्या है, ये किसके हिसाब से, अर्नेस्ट रेनन। तो वहां पे था, हम इसको 3 पॉइंट में लिखे। आप चाहे तो यहां तक भी राष्ट्र के बारे लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहां तक भी राष्ट्र के बारे लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं। पहला पैराग्राफ, राष्ट्र क्या है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव। यानी कोई भी राष्ट्र क्या हो सकता है,
ये बहुत लंबा प्रयास, बहुत लंबे समय से मेहनत करने के बाद प्रयास, त्याग, बलिदान, त्याग, निष्ठा, मान लेना, इज्जत, सर, सब कुछ, ठीक है, निष्ठा, सोच लेना, मान लेना, चरम बिंदु। चरम बिंदु मतलब कि एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी ऊंचाई तक जाना जहां हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और क्या होता है, वीरता युक्त अतीत, यानी ऐसा अतीत, ऐसा इतिहास, ऐसा भूतपूर्व, मतलब हमारा जो भी बीता हुआ कल जो वीरता से भरा हुआ हो, और पुरुष, महान पुरुषों के नाम, और हम अपने महान पुरुषों का नाम और गौरव, उसकी इज्जत, इस सब को मिला के बनता है राष्ट्र। सोचिए, थोड़ा सा वो सेंसर, मतलब लाइट की कमी से कभी क्वालिटी में ऊपर नीचे होता है, तो मैनेज कीजिए। तो यही कहने का मतलब कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुष के नाम और गौरव। कहने का मतलब है कि कोई भी राष्ट्र इतना महान पुरुषों से बनता है जो त्याग देते हैं, जो राष्ट्र को बनाने के लिए लंबे प्रयास, लंबे समय तक लगे रहते हैं कि हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, और उसमें वीरता की कमी नहीं होती, वे वीर पुरुष होते हैं। तभी तो हम उनके अतीत की कहानियों को पढ़ के, हम, मेरे अंदर भी, या हमारे अंदर भी, या आपके अंदर भी, जैसे भगत सिंह लंबे प्रयास से लगे रहे, भले ही फांसी हुआ, लेकिन फांसी भी बलिदान कहलाया भारत में, ठीक है, भारत के लिए बलिदान कहलाया। और उन्होंने अपना जान निछावर किया, तो वो वीर पुरुष हुए ना। अब दूसरा, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर राष्ट्र विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा। देखिए, हम आपके बीच में पढ़ते पढ़ते थक तो नहीं जाएंगे, आप सुनते सुनते आपको भी खराब लगेगा। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्र एक भी क्या है, वो सामाजिक पूंजी से बनता है। एक विचार ऐसा होता है जिसका विचार कॉमन होता है, लोगों के बीच में सबका विचार कॉमन होना चाहिए, तभी तो राष्ट्र का निर्माण होगा। समान गौरव, यानी कि भगत सिंह पे ऐसा कोई जाति है, ऐसा कोई धर्म है जिसको गौरव ना हो, तो यही समान गौरव हुआ। और समान विचार, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सभी को कहते हैं हिंदुस्तान के लिए मर मिटेंगे, भारत के लिए बलिदान देंगे, ये एक ऐसा है कि हम लोग सभी चाहते हैं। सामाजिक पूंजी यानी कि हर एक समाज में जितने भी चीजें, जितने भी मिलते हैं साधन, वो सब क्या है, समाज का पूंजी है, तो देश का पूंजी है। और समान इच्छा, यानी कि हर एक का सोच क्या होता है कि हम भारत को आगे से आगे ले जाएं, ऊंचे से ऊंचे मुकाम में ले जाएं, हम अपना बलिदान, अपना कुर्बानी देके किस तरह से देश का नाम रोशन करें। तो यही इच्छा की समान इच्छा का संकल्प, संकल्प मतलब ठान लेना। तो यही सबको मिलाकर क्या होता है कि राष्ट्र बनता है। हम ये दो बताए, अगर आपको बोला कि राष्ट्र क्या है, तो नंबर 1 इसको भी लिख सकते हैं, नंबर 2 इसको भी लिख सकते हैं, नंबर 3 इसको भी लिख सकते हैं कि एक जनसमूह होने की यह सब जरूरी शर्त है। यानी कि दोनों के लिए, अगर हम जन समूह है, लोगों का समूह है, तो ये दोनों चीज होना जरूरी है, यह सब जरूरी शर्त। अतः राष्ट्र, अब देखिए लास्ट में क्या बोलते हैं, अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि एक जनसमूह होने की यह सब जरूरी शर्त है, यानी कि जनसमूह, लोगों का समूह अगर देश के लिए है, लोगों का भीड़ बोलिए, और वो जनसमूह एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, ये दोनों शर्त होना जरूरी है, ठीक है। अब हम आपके बीच में इसका लास्ट सेंटेंस पढ़ें। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, यानी राष्ट्र एक बड़ी, बहुत बड़ा, और व्यापक मतलब बहुत बड़े पैमाने पर एक व्यापक, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, उसका अस्तित्व, रोज होने वाला जनमत, उसका अस्तित्व, उसकी पहचान, उसको जिंदा कौन करता है, तो उसका रोज होने वाला जनमत संग्रह। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन मार्क है, जनमत संग्रह क्या है, ठीक है। तो फटाफट कॉपी नोट्स कीजिए, हम जनमत संग्रह में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं जनमत संग्रह क्या है। चलिए, जनमत संग्रह क्या है, देखिए, जनमत संग्रह किसे कहते हैं, जनमत संग्रह कहते किसे है। जनमत संग्रह का इंग्लिश होता है रिफरेंडम प्लेबेसाइट, रिफरेंडम बोलिए या प्लेबेसाइट। तो जनमत संग्रह का मतलब होता है एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके द्वारा या जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। प्रत्यक्ष मतदान का मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, एरिया मतलब जगह, मतलब क्षेत्र मतलब एरिया, जगह, ये सब, और स्वीकार मतलब एक्सेप्ट, अस्वीकार मतलब रिजेक्ट।
हम इसको फिर से आपके सामने पेश करते। चलिए, जनमत संग्रह, जन का मतलब लोग, मत का मतलब मत, वोट, मताधिकार। तो जनमत यानी लोगों को मत यानी कि वोट का अधिकार, संग्रह जब एक किसी खास जगह में, क्या हम इसको फिर से पूरा पढ़ दें, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। कहा जा रहा है कि जनमत संग्रह करने का मतलब एक बड़े पैमाने पर, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या करते हैं, लोगों से कैसा, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या इस कानून को आप मानते हैं, क्या इस कानून को स्वीकार करेंगे। तो उस कानून को अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, इस कानून को स्वीकार करेंगे, इसे स्वीकार करेंगे तो कैसे, तो उनसे एक मत का अधिकार मांगा जाता है, वो डायरेक्ट वोट करते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि देखिए झारखंड एक राज्य है, तो मान के चलिए कि, या फिर हिंदुस्तान, भारत में एक क्या कानून आया, कृषि कानून आया, सरकार को पीछे हटना पड़ा। अगर इसी कृषि कानून को सरकार बोलती कि भारत के जितने भी लोग हैं वो मत दे, क्या मत का उपयोग करें, जनमत यानी कि लोगों का मत, लोग अपने मत का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और हमें बताएं कि यह कृषि कानून लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अगर पूरे भारत को पूछा जाता और वो अपने मत का प्रयोग करते, वोट का, राइट टू वोट का, तो इसे हम लोग जनमत संग्रह करते हैं। अगर कल के दिन बोला जाता है कि हम प्रधानमंत्री का पोस्ट को हटा के राष्ट्रपति के पद को ही सबसे बड़ा और पावरफुल बनाएंगे, तो अगर इसी को लिए अगर जनता से राय ली जाती है या जनता को नियम बनाने के लिए पास या ना पास करने के लिए पूछा जाता है, तो अगर जनता मत का उपयोग करता है, मत का प्रयोग करता है, अगर कहता है यस करना चाहिए, 60% बोला हाँ, 40% बोला नहीं, तो समझ जाइए फिर भी ज़्यादा है 60%, तो बन गया। जैसे हम एक देश का एग्जाम्पल देते हैं, रूस एक देश है, वहाँ सबसे बड़ा पोस्ट था पीएम, प्रधानमंत्री, और उस समय पुतिन अभी भी वहाँ का राष्ट्रपति है। लेकिन पुतिन ने क्या किया कि वहाँ पे प्रधानमंत्री 2 ही बार बन सकते हैं और तीसरा बार बनने के लिए आपको 1 साल रुकना पड़ेगा, 2 साल, तो 2 साल रुकने के बाद बन सकते हैं। पुतिन जब तीसरा बार बना तो 2 साल रुक के बना। पुतिन कहा कि हम प्रधानमंत्री के पद को राष्ट्रपति के पद से कम मानते हैं और आप क्या चाहते हैं। लोगों ने कहा हाँ, राष्ट्रपति के लिए आप पद को पावरफुल मानिए। तो बोला ठीक है, हम आपसे वोट के द्वारा मांगते हैं, तो उसी को कहा जनमत। ठीक है, लोगों का मत, किसी कानून को पास करनी है, लोगों के मत का उपयोग करना ही जनमत कहलाता है, और इसे कहते हैं जनमत संग्रह, क्योंकि यहाँ लोगों से पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपके बीच में लाते हैं एक नया, हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। चलिए, अब जो हमारा पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति क्या है, राष्ट्रवाद की। चलिए अब हम अगर राष्ट्रवाद की पहले स्पष्ट करेंगे तो बोलेगा अरे बाप, इतना एक तो ऐसे टाइम नहीं है, इतना लंबा नहीं, तो हम सिर्फ आपको टॉपिक लिख देते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। इसको इंग्लिश में कहते हैं, देखिए क्या हम आपके लिए नोट्स बनाए कि द राइज ऑफ, देखिए फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब फ्रांसीसी क्रांति क्या है, आप लोग सभी पढ़े हैं, थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं। क्या चलते हैं, थोड़ा सा पीछे, एकदम बोर नहीं लगेगा, पीछे थोड़ा चलिए। तो फ्रांस की क्रांति क्या हुई, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई। उसमें क्या हुआ, 1774 का वर्ष था, बुर्बो राजवंश का राजा लुई 16वां गद्दी पर बैठा, जिस समय उसकी उम्र 20 वर्ष थी। वो विवाह किया था ऑस्ट्रिया का राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से। भैया बड़ा ग्रीन लाइफ था, बड़ा खुशहाली लाइफ था, मस्त से जी रहा था, लेकिन कैसा, सिर्फ अपना अपना लाइफ था, अब प्रजा जाए भाड़ में। ठीक है, जैसे नहीं होता है जी, रोपा रोपते हैं तो अपना खेत में पानी भर लेते हैं, दूसरा खेत वो से चुरा के, और जाए कि दूसरा का खेत जाए भाड़ में। यही था लुई 16वां।
तो आखिर कैसा, ये एक निरंकुश शासक था। कैसा शासक था? निरंकुश, जिसकी सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं था। वो चाहता था वो अपने बलबूते जो चाहता वो करता। ठीक है, नहीं होता है कोई 5 क्लास का छुआ को 8 क्लास का छुआ नहीं धमकी आता है, बाहर बैठा हो अभी तुमको ठोकेंगे। हालांकि निरंकुश नहीं, लेकिन दबाव तो नहीं ना बनाएगा, सीनियर है। तो हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे इतना पढ़े। अगर आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारे जानने की इच्छुक है, हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे क्लास 9 के लिए। वहाँ आप फ्रांसीसी क्रांति पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये लुई 16 का तो इसका 16वां वंशज था। एक इतना घटिया राजा था कि फ्रांस को 4 भागों में बांटा। हर एक भाग को उसने स्टेट कहा। क्या कहा? स्टेट। और 4 स्टेट में बांटे, आप लोग सब जानते हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद ही क्या हुआ, फ्रांस के लोग तिलमिला उठे कि नहीं इधर रहें या उधर रहें। ठीक है, इसी के बीच वहाँ पे क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। उनमें से मिराबियो, आबेसिये भी थे, लेकिन उन लोग का बारे अभी हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे हम 9 क्लास में, हम 9 के वीडियो में। तो चलिए, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने की कोशिश की। ये जितने फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे जो राजा से तंग थे, उन्होंने लोगों के बीच में क्या किया, सामूहिक पहचान। एक सामूहिक मतलब इक्वालिटी, सेम। क्या हुआ कि एक पहचान, कि सबकी आइडेंटिटी एक हो, पहचान एक हो, कोशिश किया। क्या किया? कोशिश किया, जरूरी। अब उन्होंने क्या विचार लाया? विचार, आइडियोलॉजी। उन्होंने 2 विचार लाया। एक था पितृभूमि, ला पैत्री, एक था, दूसरा था नागरिक, ली सिटियोन। ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज है। हम कोई फ्रेंच थोड़े, हमको नागपुरी बढ़िया से आता है। ठीक है, तो नागपुरी हम बोल सकते हैं बाबू। तो ये लिखा हुआ है, ला पैत्री का मतलब पितृभूमि, और नागरिक को बोलते हैं ली सिटियोन। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस में पितृभूमि का मतलब क्या होता है, नागरिक को क्या कहते हैं। ठीक है, आप उतार लीजिए। पितृभूमि मतलब वतन, जन्म स्थान, जहां पैदा हुए। चलिए, मादरे वतन। अब हम क्या विचार, ये इसी विचार को सारे फ्रांस के लोगों के बीच में लाकर उनके बीच सामूहिक पहचान बनाने की कोशिश की है। चलिए, दूसरा, संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। कैसा समुदाय? एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा जगह, एक ऐसा गांव, एक ऐसा शहर का निर्माण हो जिसमें क्या, संयुक्त, एक साथ सभी मिलके रहे, एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। और चाहते थे कि एक ऐसे संविधान से समान अधिकार प्राप्त हो। जब क्रांतिकारियों ने ये कदम उठाया, उसके बाद जब क्रांति हुई फ्रांस में, जब लुई 16वां को फांसी हुआ, तब उसके बाद एक विचार आया पितृभूमि और नागरिक लिसिट। इसके बाद क्या बदलाव आया, तो संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, तो संयुक्त समुदाय का निर्माण किया, एक संविधान बनाया, उसके अंतर्गत सभी को अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा बनाया गया, द ट्राई कलर, जिसने पहले के राज ध्वज की जगह ली। राजा का जो पहले का झंडा था उसके जगह में वो फ्रांस ने एक नया ट्राई कलर झंडा बनाया, उसने पहले के झंडे की जगह ली। आप लोग समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और हंसी मजाक करते हुए पढ़ते जाएं। अब चलिए, अब क्या, स्टेट जनरल पहले था राजा के समय में। कितना रईस बाबू था कि स्टेट जनरल बनाया था। पादरी लोग को चर्च में छोड़ा के उन लोग को भी राज दिया था। अपना खानदान वाले को तो मत पूछे, ऐसो आराम पूरा था। तो स्टेट जनरल को क्रांतिकारी लड़े और जनरल असेंबली में बदल दिए। और उसके बाद जब जनरल असेंबली में कौन चुना था, तो चुनाव का तरीका था, इलेक्शन मेथड था, सक्रिय नागरिक, एक्टिव पीपल्स। तो जो लोग सक्रिय थे, जो उस समय शामिल थे, वही लोग एक समूह, एक ग्रुप बनाकर जनरल असेंबली के लिए सदस्य का चुनाव करते थे। स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। स्तुतियां, ठीक है, उसके पाठ पढ़ा गया, शपथ ली गई, ओथ लिया गया, मैं ईश्वर का शपथ लेता हूँ। शहीदों का गुणगान हुआ कि आज जिनके वजह से हमें फ्रांस मिला, उनकी तारीफें हुई, उन्हें याद किया गया। यह सब एक राष्ट्र के नाम पर हुआ। ठीक है, तो ये आपको इतना सा मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद परिवर्तन क्या हुआ, चेंजेस क्या हुए।
तो चेंजेज में क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक, सारे फ्रांस में एक एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी प्रशासनिक मतलब समझ रहे हैं, आर्मी पुलिस ये होता है ना, प्रशासन में आता है ना जी, पुलिस हम लोग नहीं जानते, पुलिस आर्मी, तो उसी तरह केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई कि सभी को एक जगह से हैंडल किया जाए या सभी को कानून के बारे सिखाया जाए। उसके बाद समान कानून, ठीक है, इक्वलिटी लॉ, क्या हुआ, इक्वल लॉ, अब बोल सकते हैं समान कानून। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त। अब मान के चलते हैं रांची, अब देखिए पिठौरिया से बाड़ू जाने में अगर टैक्स लगता है तो गलत बात है ना, ठीक है। अब रांची से रामगढ़ जाने में अगर टैक्स लगे तो गलत है ना, इसी को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, यानी कि देश के अंदर ही आने जाने वाला टैक्स नहीं लगेगा। आप लोग सब पढ़ चुके हैं। भार तथा मापन की समान व्यवस्था, चाहे नापना हो या वजन करना हो उसकी समान व्यवस्था, एक ही यूनिट होना चाहिए। क्षेत्रीय बोलियां हतोत्साहित, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज से क्या हुआ, नहीं कि अब अपना अपना नहीं, क्या क्या है, सबके लिए एक समान भाषा है, और वो था फ्रेंच। तो फ्रेंच जैसी बोली तो राष्ट्र की साझा भाषा बन गई कि कोशिश कीजिए सभी लोग फ्रेंच बोलिए, और ये पेरिस में इस भाषा का बोलबाला भी हुआ और लिखाई पढ़ाई भी शुरू की। अब देखिए जब इतने क्रांतिकारी हुए, इतने आंदोलन हुए, तो क्या लक्ष्य, क्या एम था। देखिए क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की फ्रांस यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना। पहले तो देखिए फ्रांस से तो राजा को फांसी दिए, चढ़ाए, मियाँ बीबी दोनों को लटका दिए, लेकिन उसके बाद उन लोग का यहीं पे निशाना नहीं खत्म हुआ। उन लोग का मानना था कि ये फ्रांस है, लेकिन सारे यूरोप को निरंकुश शासन से खत्म करना, ठीक है, मुक्त कराना। जब फ्रांस की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। तो जब फ्रांस में राजा की मृत्यु हुई, फांसी दिया गया, वहां से निरंकुश राजा को खत्म किया गया, तो ये खबर आग की तरह यूरोप में जब फैला तो यूरोप के बहुत सारे शहरों में, दूसरे दूसरे शहरों में जैकोबिन क्लब की स्थापना शुरू की गई। यानी कि हर जो देश में निरंकुश राजा था वहां के भी बड़े बड़े शहरों में जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई, और उन क्लबों में आजादी या राष्ट्र निर्माण की बातें या चर्चा शुरू होने लगी। चलिए इसका असर क्या हुआ। असर हुआ कि 1790 का समय आया, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच सेना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। देखिए एक क्या होता है ना, शुरुआत और करना चाहिए बाबू, और करने से क्या फायदा हुआ। देखो और से छोर मिल गया, शुरुआत किया तो फ्रांसीसी सेना, पहले तो फ्रांस में जो भी क्रांतिकारी था वो क्रांति को फैलाया आग की तरह यूरोप में। उसके बाद उन लोग का भी सेना था, फ्रेंच सेना, फ्रेंच आर्मी या फ्रांसीसी सेना हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली का सब बड़ा बड़ा इलाका में घुस गया। चलिए परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का विचार विदेशों में पहुंच गया। इसके रिजल्टेंट क्या आया, इसके रिजल्ट क्या आया, इसका परिणाम यह आया कि विदेशों में राष्ट्रवाद पहुंच गया। यानी कि देश के लिए लड़ना, देश के लिए रहना, ये राजा गुलामी इसको नहीं रहना, इससे दूर होना, ये पहुंच गया। ठीक है, अब चलिए हम एक बड़े राजा के बारे जानेंगे। इसके बाद एक नया सम्राट आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट आप लोग भी जानते हैं, 14 बार चढ़ाई किया, 15वां जीता। मोटिवेशनल स्पीकर लोग भी बहुत ज्यादा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे पढ़ाता है, तो हम इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल छोटा सा समरी दें, हल्का सा। चलिए शासन अवधि, कितने सालों तक शासन किया। शुरू किया 17 मई 1804 से, चला 6 अप्रैल 1814 तक। ठीक है, 10 साल चले, 12 साल चले। 20 मार्च 1815 से 22 जून 1815 तक। ठीक है, उसके बाद जन्म हुआ 15 अगस्त 1769 को अजासियों में। निधन हो गया 5 मई 1821 को लॉन्गवुड सेंट हेलेना में। हम सारा आपके बीच में रख रहे। राज्याभिषेक कब राजा बना, 2 दिसंबर 1804 को बड़े बड़े पदों में राज्याभिषेक हो। पत्नी का नाम था जोसेफी निब्यू हैनेंस और मेरी लुइस। बड़ा रंगीन आदमी, बड़ा खुशमिजाज, लुइगो वाइफ था बाबू,
तो कैसे नहीं लड़ चलेगा, 2 वाइफ है, समझ सकते, घरों में युद्ध बाहरों युद्ध हुआ होगा। संतान नेपोलियन सेकेंड, नेपोलियन द्वितीय। चलिए हम लोग करीब हैं पॉइंट के। हाँ, अब देखिए नेपोलियन में क्या सुधार किया, ठीक है, नेपोलियन में क्या सुधार किया। तो जो जो सुधार किया हम उसको पढ़ते हैं कि जब वो सम्राट बना फ्रांस का या और भी देश में जीता या विजय प्राप्त किया तो क्या क्या सुधार किया, यह आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। शोएब सर के यूट्यूब चैनल में भी मिलेगा और उनके जो भी एप्लीकेशन है वहाँ भी मिलेगा और उनका टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी मिलेगा। तो आप चाहे तो वहाँ से भी सेव कर लीजिएगा, हम सिर्फ इसी के अंदर में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको अगर जरूरत होगी तो कमेंट कीजिएगा नोट्स। हाँ, तो नेपोलियन क्या किया, विशाल क्षेत्र में नियंत्रण, बहुत बड़े एरिया में कंट्रोल किया। चलिए, फ्रांस में राजतंत्र की वापसी, प्रजातंत्र नष्ट। जब नेपोलियन आया तो राजतंत्र आ गया, राजा का शासन फिर से आया, प्रजा मतलब लोगों का शासन खत्म, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश था। लेकिन जब प्रशासनिक कैसे हैंडल करना है, देश में कैसे आर्मी करना है, कैसे सैनिक से करना है, ये प्रशासनिक सेवा में क्या बोलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश, मतलब मिलजुल के ही रहना पसंद किया। इन्हें की उग्र हो गया हमरे चलेगा नहीं, जानता था कि घाटा खाएंगे। चलिए 1804 में नागरिक संहिता, तो एक नागरिक संहिता जिसको, ठीक है, नेपोलियन संहिता यानी कि नेपोलियनिक कोड लाया। तो नागरिक संहिता यानी नेपोलियन की संहिता वो कब लाया, 1804 में। इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या था कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त। कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो गया, अमीर घर में जन्म ले लिया तो नहीं बोलता है अरे तुम जानो रे भाई ऐसे वैसे, तो वो सब हटा दिया। इन्हें कि भाई तुम अमीर घर में जन्म लिए हो, ऐसे घर में जन्म लिए हो तो हम इस पे, तो ये सब नेपोलियन हटा दिया। कानून के समक्ष बराबरी, बहुत ज्यादा गाड़ी चलता है बाबू, कहा करे दूसरा जगह वाले। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तो कानून के सामने बराबरी, सब लोग इक्वल, ऑल द पीपल्स, ठीक है, क्या था, इक्वल था, सिर्फ किसके, इक्वालिटी थी कानून के सामने। और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखे, यानी कि संपत्ति समझ रहे हैं ना, धन दौलत को रिजर्व सुरक्षित रखे। संहिता फ्रांसीसी नियंत्रण अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। ये जो नेपोलियन था वो अपने जिस माने जहां जहां उसका शासन था हर एक जगह अपने नियम को वो लागू किया। हाँ, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन के प्रशासनिक विभाजनों का, ठीक है, विभाजनों को सरल बनाया। अब स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में जो भी आर्मी रूल है, कैसे प्रशासन सैनिक के साथ कैसे क्या बोलते तालमेल बैठाना है, कैसे वहां पे कैसे लोगों के बीच में सैनिक को लाना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो बड़ा सरल बना दिया। कौन, नेपोलियन। सामंती व्यवस्था खत्म, सामंती होता है ना खानदानी रुतबा, हम ऐसे है वैसा, इस सबको नेपोलियन खत्म कर दिया। चलिए अब हम दूसरा, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। किसान भूदासत्व, जैसे कोई होता है ना कि किसी को भी टैक्स दे देता है, जागीरदारी चलाता है, वो सबसे मुक्ति दिलाए। कोई आज से किसान किसी प्रकार का टैक्स नहीं देगा, खत्म, वो अपना कीजिए, अपना कमाइए, अपना खाइए। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दी। अपने होता है यूनियन बनाते हैं लोग, ये मजदूर यूनियन, ठीक है, तो इन सबको नेपोलियन खत्म कर दिया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार दिया। यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट, संचार मतलब बात, कम्युनिकेशन व्यवस्थाओं को सुधारा गया। तो नेपोलियन एक बहुत अच्छा काम किया कि ट्रांसपोर्टेशन, आवाजाही, संचार, बातचीत, कैसे कम्युनिकेट, एक दूसरे से तालमेल, कांटेक्ट किया जाए, इस सबको सुधार किया। परिणाम क्या हुआ, देखिए, किसान, कारीगर और मजदूर और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आजादी चखी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब ये सारा नेपोलियन संहिता मिला तो नया आजादी चखा। कौन, किसान चखा, कारीगर चखा, मजदूर चखा, नए उद्योगपति, सबको नया आजादी। लेकिन कहा जाता है ना, हर चीज के पीछे एक परेशानी होती है। नया आजादी चखने के बाद भी टेंशन हुआ, तो क्या हुआ उसको हम लोग देखेंगे।
तो क्या हुआ उसको हम लोग देखते हैं। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाकों से दूसरे इलाकों में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। तो शुरू शुरू तो बोला कि समान कानून, एक जैसा मेजरमेंट, एक जैसा नापना, एक जैसा तौलना, एक जैसा वजन करने, ये लघु उत्पादक छोटे छोटे जो उत्पादक पैदा करते सामान, उन लोग बड़ा खुश हुआ। एक तरह का राष्ट्रीय मुद्रा, एक दूसरे से इलाका से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी का आवागमन, वस्तुओं को ले जाना लाना, मान के चलते हैं कि कांके से लेके रांची, रांची से लेके पिटोरिया, पिटोरिया से लेके आप ठीक है और मांझी, तो इन सभी में आवाजाही इसको लगा बड़ा आसान कर दिया। लेकिन देखते हैं सहूलियत होगी ये सोचा, लेकिन देखिए क्या हुआ। हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान, बारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा का स्वाद। देखिए इसके साथ साथ लोग सोचे सहूलियत होगा, चलिए सोचने दीजिए आगे जाते हैं। तो जब ये आज़ादी दिया हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और बारसा, फ्रांसीसी सेना जब इनको आज़ादी दिया तो इनको बड़ा अच्छा से वेलकम ऐसे करके स्वागत किया गया। तो बोलते हैं ना शुरू शुरू मजा लगता है, चलिए यहाँ तक बड़ा टेस्टी लगा। अब देखिए नीचे क्या हुआ। मगर यह शुरुआत उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गई। ठीक है, अधकल गगरी छलकत जात, समझते हो ना, थोथा चना बाजे घना। जब आदमी को शुरुआत में कोई चीज नहीं होता है कि नया नया होटल खुलता है तो स्टार्टअप में क्या करता है, 10 रुपया में 2 समोसा खिला देता है, बड़ा बड़ा भी, या 10 में 3, 10 में 3 उद्घाटन रोज। मगर यह शुरुआती उत्साह था, शीघ्र दुश्मनी में बदल गया। बोलता है ना बहुत अधिक खुशियां नजर लगती हैं, और यही हुआ वहां लगा जिन जिन जगहों पे नेपोलियन का राज था। यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता का अनुरूप नहीं थी। जो नया प्रशासनिक, नया जो कंट्रोल लोगों करने का, वो राजनीतिक स्वतंत्रता का अनुरूप नहीं था, यानी पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट के लायक नहीं था। यानी कि कैसे राज करना है ये अलग, प्रशासन अलग, इसके अकॉर्डिंग नहीं था। यानी कि प्रशासन अलग चाहता था, राजनीतिक स्वतंत्रता अलग। यानी मान के चलिए कि अगर झारखंड में तो मुख्यमंत्री अलग माने और डीसी और बीडीओ ये सब अलग माने। हम बोल रहे हैं मानते हैं, हम नहीं बोले कि ऐसा होता है। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे। अब क्या हुआ, आदमी जब जीतता चला जाता है तो लालच भर जाता है, जबरन सेंसरशिप, जबरन पकड़ना, बाकी यूरोप को जीतने के लिए, बहुत सारे यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना क्या करने लगा, लोगों को जबरन भर्ती करने लगा। इसका नुकसान क्या हुआ, प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगे नुकसान। यानी जितना फायदा होना चाहिए तो उससे ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये था आपके बीच में ये फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो ये वाला पॉइंट खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग आपके बीच में लाएंगे कल नया वीडियो, एक्स्ट्रा वीडियो में लाएंगे आपके बीच में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग नए वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए। तब तक आप अपने घर में नोट्स बनाइए। जोहार। तो क्या बोला कि एक जनसमूह, यानी कि एक जनसमूह होने की यह सब जरूरी शर्त है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। यानी क्या है, व्यापक राष्ट्र, एक बड़ी और व्यापक एकता, यानी कि बड़े पैमाने पर एकता। अगर हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता है तभी तो हिंदुस्तान एक पूरा देश है। ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्या